नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कल राष्ट्रपति भवन में 7:15 पर मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इंडिया न्यूज पर देखिए मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह की मेगा कवरेज 9 जून को शाम 4 बजे से लगातार। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके लिए मेहमानों का आना शुरू हो गया है। लेकिन मोदी की शपथ से पहले मंत्रिमंडल को लेकर मंथन भी शुरू है। किस राज्य से किसे मंत्री बनाया जाएगा, सहयोगी दलों के खाते में कितने मंत्री पद दिए जाएं, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। नई कैबिनेट गठन में ब्राह्मण, दलित, ओबीसी हर वर्ग को साधने की कोशिश होगी, लेकिन वो कौन नाम हैं जो मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं, आज इन्हीं नामों को लेकर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे शामिल, जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। एक और बार सत्ता संभालने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मंत्रिमंडल आखिर किस रूप में सामने आएगी। 9 जून को शपथ लेने की तैयारी है, क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनके बारे में उनकी जानकारी आपको दे देता हूं। एडवोकेट विजय शर्मा मेरे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, अक्सर आप इनको हमारे साथ चर्चा में देखते हैं। प्रोफेसर उपाध्याय, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग नायडू हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे। राहुल लाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और हिमांशु त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ेंगे सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। सबसे पहले एडवोकेट विजय शर्मा, ये दूसरी बार है जब कोई सरकार बहुमत के साथ एक बार फिर से जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आ रही है, और भी लगातार तीसरी बार, ये दूसरी बार हो रहा है अपने आप में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में। क्या तैयारी है और किस तरीके से आगे आने वाला विजन अब सामने आने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए राजीव जी, नमस्कार। ये देश के इतिहास में सेकंड टाइम है जवाहरलाल नेहरू जी तीसरी बार ओथ ले पाए थे, और वो भी आपने देखा होगा 1951 में नई नई जनसंघ बनी थी, तो और कोई पार्टी ना क्षेत्रीय दल थे ना कोई नेशनल पार्टी थी। अब की बार आपने देखा कितने सारे क्षेत्रीय दल हैं, कितने नेशनल पार्टी हैं, और कितनी प्रतिस्पर्धा है, और आज का युग क्या है उसके मुकाबले में। क्योंकि उस टाइम जो है आजादी के तुरंत बाद की बातें थी, तो ये अपने आप में एक असाधारण चीज है कि किस तरह से आपने देखा होगा कि 89 से लेकर और 2014 तक, 14 में हमारी सरकार आ गई थी, 2014 तक, 2009 तक किस तरह से गठबंधन की सरकारें चली हैं, किस तरह से किसी भी पार्टी को एक बार भी बहुमत नहीं मिला, बहुमत के आसपास भी नहीं आ पाए। तो ये पहली बार होने जा रहा है कि एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ, और अभी जो हमारे साथ निर्दलीय हैं उन्होंने भी समर्थन दे दिया, तो हम लगभग 300 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो मोदी जी की गारंटी थी और जिस तरह से हमने लोगों की सेवा की है, चाहे समाज में किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे वो आदिवासी हो, गरीब हो, युवा हो, किसी भी पायदान पे खड़ा हुआ कोई भी वंचित समाज से हो, उसको सबको लाभ देने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का काम किया है। हमने देश की सीमाएं सुरक्षित की हैं किस तरह से, तो ये सब देखिए, तो उसके आधार पर हम जो अब नया मंत्रिमंडल जो होगा वो शीर्ष नेतृत्व में बैठ के सारे एनालिसिस करके उसके आधार पे देश की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, और देश को कैसे किया जाए, ऐसे उम्मीदवारों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है, ऐसा आपका मानना है। मेरे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर उपाध्याय, कहते हैं ना, 1 रन से मैच जीता जाए या 100 रन से मैच जीता जाए, मैच जीता है तो मैच जीता है। इस लोकतांत्रिक मैच में एनडीए गठबंधन विनर के तौर पर सामने आया है, लिहाजा तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। सदन में सहयोग, सरकार चलाने में विपक्ष का एक सहयोग, क्योंकि विपक्ष के बड़े नेता पहले से कहा करते थे एक मजबूत विपक्ष अगर होगा तो बहुत अच्छी तरीके से सरकार को घेर के रखेगा तमाम मुद्दों पर। तो अब आगे आने वाले दिनों में सरकार के साथ विपक्ष के तालमेल समीकरण किस तरीके के देखे जाएंगे? राजीव जी, आपको भी, आपके पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार।
पार्टी भाजपा के सभी साथियों को और एनडीए गठबंधन के साथियों को भी शुभकामना। सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी शुभकामना। प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है हम उस भूमिका को बखूबी जानते हैं, क्योंकि हमने इस देश के लोकतंत्र की बुनियाद को रखा है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नेहरू जी की जो चर्चा अभी हमारे साथी प्रवक्ता कर रहे थे, किस तरह से वो उदार हृदय के साथ विपक्ष को भी स्पेस देने का काम करते थे और विपक्षी विचार को भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय पटल पर उसको स्पेस मिलता था, ये इसी का नतीजा है कि आज तक इस देश का लोकतंत्र और जनतंत्र जो है जनता के हित में काम करता रहा और भारत का संविधान गीता, बाइबिल और कुरान के से भी ऊपर उठ करके इस देश के लिए कहीं ना कहीं एक दर्पण का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने पहले भी जब संसद में प्रवेश किया था उन्होंने, तो उस समय जरूर संसद को प्रणाम किया था, लेकिन उस संसद को ही बदल दिया। इस बार पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी को यह बात स्पष्ट हो गया है इस बहुमत से, इस बार का जो बहुमत उनको मिला, कि संविधान को अंदर से सम्मान करना होगा, अदाकारी नहीं, और अदब करना होगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी उस संविधान को अदब करेंगे, पार्लियामेंट का अदब करेंगे और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर देश के नीति निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। ये हम सब चाहते हैं और ये होना भी चाहिए। जहां तक बात हमारे साथी प्रवक्ता ने एक जरूर प्रयास किया है एक तुलनात्मक अध्ययन का, तो चूंकि उन्होंने कहा इसलिए उनका मैं उत्तर देना चाहूंगा। नेहरू जी के साथ जो परिस्थिति थी और नेहरू जी जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़े थे, उनके पास जो तासीर थी वो लोकतांत्रिक तासीर थी। उनके समय जो 1951 में जब पहली बार वो चुनाव लड़े, 364 सीट आई थी, कितने में 489 सीट में, जो लोकसभा की सीट मात्र 489 होती थी। 57 में जब वो चुनाव लड़े तो 371 और ज्यादा सीट आई, मात्र 505 सीट लोकसभा में होती थी। और 62 में जब वो चुनाव लड़े 361 सीट आई थी, 508 लोकसभा की सीट थी। तुलना करना चाहिए तो तुलना सापेक्षिक होना चाहिए। मैं तुलना के मूड में नहीं हूं। ये भी सच है कि एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए की सरकार में 1/3 मोदी सरकार है। ये 30 वाली मैं नहीं मानता। उसके कारण है जिस तरह के मुद्दे हैं टीडीपी के, मुस्लिम आरक्षण की वो बात लगातार करते रहे। क्या ये सरकार मुस्लिम आरक्षण को देने की स्थिति में उनके साथ रहेगी या नहीं रहेगी, यह तय करना है मोदी जी को। बिहार के नेता लगातार जो है जातीय जनगणना की बात करते रहे हैं। नीतीश कुमार जी, क्या नीतीश कुमार जी की जातीय जनगणना की मांग सरकार पूरा करेगी कि नहीं? और अग्निवीर योजना के साथ जिस तरह की बात अभी उनके नेताओं ने रखी है कि उसको खत्म कर देना चाहिए, हालांकि ये सब हमारी, ये अग्निवीर योजना हमारी भी मांग है, खत्म करनी चाहिए। उनके सहयोगी भी कह रहे हैं, क्या इस पर बात आएगी कि नहीं? और यदि ये नहीं बात आई, जिस तरह जयंत जी का चेहरा दिखा है, बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे इफ एंड बट है, कैलकुलेशन है, कला है, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है सरकार को सबको लेकर यदि चले, चूंकि मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अहंकार का ट्रैक रिकॉर्ड है और मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। अब नहीं, अब जिताऊ नेता नहीं है, तो भाजपा के अंदर भी बहुत सारे लोगों की आवाजें आएंगी। मुझे लगता है सबको लेकर चलने का समन्वय, सहयोग और संवेदनशीलता यदि प्रधानमंत्री जी रखेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार अच्छे से चलेगी। और विपक्ष जो है सदैव लोकतंत्र के हित में, देश के हित में, युवाओं के, मजदूरों के हित में और देश के हित में जो भी निर्णय यदि कोई भी सरकार लेती है, तो कांग्रेस का यह तासीर रहा है। और हमारे इंडिया गठबंधन का नाम ही इंडिया है हमारा। हम तो देश को मजबूती देना चाहते हैं, पर मोदी जी जिस तरह के माहौल बनाते हैं, माहौल ना बनाए। देश के इस प्रचंड जनादेश का सम्मान करते हुए उनको ये समझना होगा कि उनको पूर्ण बहुमत उनकी पार्टी को नहीं मिला है। सबको लेकर चलने का ये जनादेश है, उसको आगे बढ़ाएं। चलिए, आपने तो मंत्र दे दिया, मोदी जी को कि मोदी जी क्या ऐसा करें जिससे वो अपनी सरकार को बेहतर तरीके से चलाएं और अपने ही गठबंधन में आगे बढ़ते जाएं। मुझे उम्मीद है कि इस मंत्र को बीजेपी फॉलो जरूर करेगी, क्योंकि तब विपक्ष उसको तंग नहीं कर पाएगा आगे आने वाले दिनों में चर्चा में। खैर, मेरी सहयोगी अनन्या मेरे साथ जुड़ी हुई है कुछ जानकारी के साथ। ओवर टू यू अनन्या। बिल्कुल राजीव, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कौन से नए चेहरे शामिल हो सकते हैं मोदी 3.0 में और कौन से चेहरे ऐसे हैं जो रिपीट किए जा सकते हैं। बड़ी खबर क्या है मेरे पास, ये आपको कुछ ही देर में स्क्रीन पर दिखाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। देखिए, मोदी 3.0 के संभावित मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के कोटे से मंत्री जो है वो हो सकते हैं। इसके साथ ही राजनाथ सिंह जो है वो क्षत्रिय समाज से आते हैं और ऐसे में देखना होगा, क्योंकि 2014 में भी मंत्री रहे, 2019 में भी। राजनाथ सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। राजनाथ सिंह को लेकर अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह मोदी कैबिनेट में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री रह चुके हैं। देखिए, 2014 में भी मंत्री रहे, 2019 में भी रहे
और राजनाथ सिंह 2005 से 2009 तक बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। देखिए, बड़े नेता हैं, बड़ी जिम्मेदारी क्या इन्हें मिल सकती है इस बार, क्योंकि गठबंधन वाली ये सरकार है। राजनाथ सिंह 2019-2014 में मंत्री, लेकिन 2024 को लेकर कौन सा पोर्टफोलियो उनको मिलता है? राजनाथ सिंह जो है वो लखनऊ सीट पर 1,35,000 वोटों से जीत हासिल हुई है राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं। देखिए, इस पूरे कैबिनेट को लेकर अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि जातीय समीकरण भी इन मंत्रियों के जरिए जो है वो साधा जाएगा। अगला नाम जयंत चौधरी, आरएलडी कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय से आते हैं, इस बार बीजेपी में शामिल हुए और ठीक उन्होंने चुनाव लड़ा। जयंत चौधरी 2009 में पहली बार मथुरा से सांसद जो है वो बने थे। इसके साथ ही जयंत चौधरी 2014 में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी से हार गए थे। देखिए, 2014 में हार गए थे, लेकिन 2024 में जब आरएलडी से लड़े, हालांकि बीजेपी में के साथ गठबंधन उनकी पार्टी ने कर लिया। जयंत चौधरी ने 2022 में यूपी विधानसभा में अखिलेश से गठबंधन जो है वो किया था, साथ में लड़े थे दोनों चुनाव। जयंत चौधरी ने 2024 में चुनाव से पहले एनडीए से गठबंधन किया। देखिए, 2024 के चुनाव से पहले ही एनडीए के साथ गठबंधन कर लिया। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय से आते हैं। देखिए, जाटों को लेकर क्या बीजेपी किस तरह का रुख रखती है और इन मंत्रियों के जरिए जातिगत समीकरण जो है वो भी यहां पर साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से होगी। अब बात अनुप्रिया पटेल को लेकर कर लेते हैं। 3.0 के ये संभावित मंत्रियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अपना दल एसके कोटे से मंत्री जो है वो अनुप्रिया पटेल बनाई जा सकती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल को लेकर जो जानकारी देते हैं, अनुप्रिया पटेल जो बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश से 33 सीटें जीती है, उसमें अनुप्रिया पटेल भी जीत हासिल करके आई हैं। अनुप्रिया पटेल जो है वो कुर्मी समुदाय से आती हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल जो है पहली बार अगर हम बात करें 2012 में रोहानिया से विधायक अनुप्रिया पटेल जो 2012 में बनी, 2014 और 2019 में मिर्जापुर से वो सांसद चुनी गई अनुप्रिया पटेल, और 2019 में जो कैबिनेट एक्सटेंड किया गया था उसमें जिम्मेदारी अनुप्रिया पटेल को भी दी गई थी। अनुप्रिया पटेल दोनों ही अगर हम देखें तो अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से 37,810 वोटों से जीत दर्ज करके आई हैं। कुर्मी समुदाय से आती है। देखिए, इन जो संभावित अगर हम मंत्रियों की बात कर रहे हैं तो इनके जरिए जातिगत समीकरण साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी की तरफ से जरूर होगी। देखिए, अब महेश शर्मा अगला संभावित नाम जो है, अगला संभावित मंत्री जो है वो डॉक्टर महेश शर्मा हो सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से हैं डॉक्टर महेश शर्मा। ऐसे में महेश शर्मा को क्या बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कौन कौन सी चीजें हैं जो इनके पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर सीट से हैट्रिक लगाई है, 2014 में भी जीत हासिल की, 2019 में भी जीत हासिल की, 2024 में भी जीत हासिल की। डॉक्टर महेश शर्मा 2014-19 लोकसभा चुनाव में जीते और ये 24 में जीता, यानी कि हैट्रिक है। 2012 में नोएडा से विधायक बने, 2012 में नोएडा से विधायक चुने गए। महेश शर्मा मोदी की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री जो हैं वो रहे थे, पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। अब 2024 को लेकर क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्या इन्हें कोई पोर्टफोलियो जो है वो मिल सकता है? इन तमाम चेहरों को लेकर हम जो बात कर रहे हैं, पश्चिमी यूपी से आते हैं डॉक्टर महेश शर्मा। डॉक्टर महेश शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर से सीट से हैट्रिक लगाई है, यानी कि तीसरी बार जीते हैं। संभावित चेहरों के साथ साथ हम अपने खास मेहमानों से चर्चा भी कर रहे हैं कि किसको लेकर कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनके जरिए जातिगत समीकरण साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से हो सकती है। एक बार फिर से लेकर चलते हैं राजीव के पास। राजीव, ओवर टू यू। जी अनन्या, आपने आंकड़े दिखाए, आपने जो जानकारी दी वो शायद अभी सबसे जरूरी है जानने के लिए कि जो चेहरे हैं वो क्यों मंत्री पद की लिस्ट में उनके नाम संभावित सामने आ रहे हैं। मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, शक्ति और मेरे साथ निकिता भी जुड़ेंगी लखनऊ से। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा की बात अनन्या कर रही थी, पहले पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में। शक्ति का पहले मैं रुख कर लेता हूं। शक्ति, ये वो सरकार है इसमें जिसमें कि बिहार से नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी का, जहां पर चंद्रबाबू नायडू, उनका भी वहां से समर्थन मिल रहा है। नीतीश कुमार और बिहार को इस मंत्रिमंडल गठन से बहुत सारी उम्मीदें हैं,
और बहुत नजदीक भी उनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ दिखाई भी पड़ी हैं। क्या उम्मीदें रख रहा है बिहार? जी बिल्कुल, देखिए जब 2019 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो उस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, उसको स्पष्ट बहुमत था। लेकिन उस बार आपको बताएं कि उस समय जो है नीतीश कुमार ने 2 कैबिनेट मंत्री का पद मांगा था, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो कहा गया था कि एक ही पद दे देंगे। और उसके बाद जो है नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, दिल्ली से वापस पटना लौट आए थे और जब पटना में हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जो अब शामिल नहीं होंगे। और आपको बताएं कि उस दौरान हालांकि कुछ दिनों के बाद आरसीपी सिंह जो है एक मंत्री जेडीयू कोटे से बने थे, लेकिन इस बार का जो गणित है कहीं न कहीं वो अलग है। और इस बार जो है 2024 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें बीजेपी जो है स्पष्ट बहुमत नहीं है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है बिहार में 12 सीट लेकर इस बार निर्णायक भूमिका में है और किंग मेकर की भूमिका में कह सकते हैं। ऐसे में इस बार जो है नीतीश कुमार की पार्टी जो है 4 सीट जो है कैबिनेट में मंत्री चाह रही है कि उसे मिले, लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 3 जो है कैबिनेट मंत्री जो है जेडीयू के कोटे में आ सकता है और 1 जो है राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि आपको बताएं कि अभी सबसे आगे चल रहे हैं इसको लेकर जो है संजय झा, जो कि इसी अप्रैल में जो है राज्यसभा के सांसद भी नियुक्त किए हुए थे और नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी नेता रहे संजय झा और खास करके बिहार के मिथिलांचल से आते हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। और सबसे खास अहम बात यह है कि संजय झा की जो केमिस्ट्री है वो बीजेपी नेताओं के साथ भी बहुत ही अच्छी है और कहा जाता है कि बीजेपी के वापस जो एनडीए में नीतीश कुमार आए हैं इसमें संजय झा की अंदर खाने भूमिका काफी अहम रही थी और संजय झा जो है वो बीजेपी के भी जो है चाहते हैं तो उनको जो है जैसी जानकारी पता चल रही है शक्तियों साहब से 4 सदस्यों पे 1 मंत्री पद की शायद बात चल रही है, लेकिन इसको ज्यादा बेहतर राजनीतिक जो पंडित हैं वही ज्यादा पुख्ता करेंगे। उस हिसाब से 3 की बात जो आप बता रहे हैं वो फिट बैठती है 12 संसद सदस्यों पर। मेरे साथ निकिता भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गई। निकिता, अभी हम संभावित चेहरों के बारे में बात कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश से 4 चेहरों की हमने बात की। राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ से जीते हैं, जयंत चौधरी, महेश शर्मा, अनुप्रिया पटेल, इन चारों की हमने बात की है। चारों ही उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने मंत्री इस बार केंद्र में देख सकते हैं? बीजेपी क्या कयास लगा रही है और सहयोगी दल क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए राजीव, जिस तरीके से जो बातें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, जो सबसे बड़ा नाम चल रहा है वो राजनाथ सिंह का चल रहा है। अमित शाह की अगर मैं बात करूं, साथ ही अनुप्रिया पटेल, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इस बार जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े बहुत निराश करने वाले जरूर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस हमेशा से बिलो रही इस बार भारतीय जनता पार्टी की, मतलब जो बिलो द बेल्ट एक्सपेक्टेशंस भी पूरी नहीं हो पाई। अब ऐसे में जो घटक दल हैं, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल हैं, एक अपना दल एस हो गई जिसकी प्रमुख अनुप्रिया पटेल हैं, उनको भी बुलाया गया था तो उनको भी एक चेहरा कह सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। और इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो सभी समीकरणों को लेकर के चल रही है। जिस तरीके से अगर हम जाति की बात कर लें, एक दलित चेहरा, ब्राह्मण चेहरा भी लेकर के चलना चाह रहे हैं और यही एक वजह है कि कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय लोकदल की जयंत चौधरी, हालांकि उनको भी 2 सीट मिली है। और ऐसे में जो कई नाम है, जिस तरीके से महेंद्र का नाम भी इस वक्त चल रहा है सुर्खियों में, तो फिलहाल ये कई चेहरे हैं। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई इसमें एक नाम है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से बैठक हुई है, उत्तर प्रदेश में कई नाम ऐसे भी हैं जो रिपीट मोड में बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिस तरीके से परफॉर्मेंस आया है, नए चेहरों को भी अपनाया जाएगा। और सहयोगी दल इस बार जिस तरीके से अपना दल इसकी अगर मैं बात करूं, साथ ही राष्ट्रीय लोक दल को लेकर के चले तो उसमें भी उससे भी अब कई नाम शामिल हो सकते हैं। फिलहाल ये एक अपडेट है। और राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो देखिए इस बार तीसरी बार लगातार जो जीत दर्ज की है तो उसमें उनका नाम लगातार चल रहा है सुर्खियों में। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी को, चाहे वो दलित चेहरा हो चाहे वो ब्राह्मण चेहरा हो, सभी को साधते हुए और बैलेंस बनाने की एक जरूरत है। मेरे साथ शक्ति भी जुड़े हुए हैं पटना से और शक्ति से भी जानेंगे कि लिस्ट में जो संभावित हैं वो कौन हो सकते हैं। लेकिन संभावितों के बाद जानने के लिए मैं रुक करता हूं मेरे सहयोगी अनन्या।
बिल्कुल राजीव, अगर हम बात बिहार को लेकर करें तो बिहार में इस बार एनडीए को 30 सीटें मिली हैं। 12 बीजेपी को मिली हैं, 12 जेडीयू को मिली हैं। अगर हम चिराग पासवान की पार्टी की बात करते हैं 5 सीटें मिली हैं, हमको 1 सीट मिली है। कुल मिलाकर 30 सीटें एनडीए की हैं और अपने आप में बड़ी भूमिका ये कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार को यहाँ पर निभाते हुए वो इस पूरे सरकार गठन में नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या जिम्मेदारी उनको बड़ी मिल सकती है? देखिए 2014 से लगातार मंत्री हैं गिरिराज सिंह का नाम जो है वो संभावित चेहरों में आगे है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं गिरिराज सिंह। इसके साथ ही आपको बता दें और क्या क्या बड़ी चीजें हैं जो इनके फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद मंत्रियों में से एक है। भूमिहार जाति से आते हैं गिरिराज सिंह। देखिए जब भी हम बिहार की बात करते हैं तो जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बार बेगूसराय से चुनाव जीते हैं, दूसरी बार जीत हासिल हुई है गिरिराज सिंह को। ऐसे में गिरिराज सिंह को लेकर कितनी चर्चाएं जो है वो चल रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, इसके साथ साथ और कौन कौन से बड़े चेहरे जो है वो यहाँ से बिहार से हो सकते हैं। चिराग पासवान भी एक बड़ा नाम जो है वो हो सकता है इस बार। देखिए चिराग पासवान को लेकर बात करें, एलजेपी आर कोटे से मंत्री हैं, 5 की 5 सीटें वो जीते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी जीत है ये चिराग पासवान के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एलजेपी आर के, यानी कि रामविलास पासवान के साइड से जो पार्टी है। पूर्व के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान की पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म इस बार बिहार में जो है वो किया है। तो हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारियां जो है वो चिराग पासवान को भी दी जाए। अब की बार हाजीपुर से सांसद का चुनाव वो जीते हैं, अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीते हैं। बिहार के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है चिराग पासवान। तो ऐसे में चिराग पासवान को क्या मंत्री पद जो है वो दिया जा सकता है। हालांकि जब तमाम इस तरह की संभावनाएं चल रही थी कि कौन क्या क्या डिमांड कर रहा है, देखिए लल्लन सिंह जेडीयू कोटे से मंत्री जो है वो बनाए जा सकते हैं। लल्लन सिंह एक बड़ा नाम है। इसके साथ ही क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, हालांकि तो बहुत बात की बात है पोर्टफोलियो की। जब हम बात करते हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं लल्लन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता माने जाते हैं लल्लन सिंह। कौन कौन से ऐसे समीकरण हैं जो फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं इन तमाम बड़े चेहरों के? मुंगेर से जीतकर 4थी बार सांसद बने हैं लल्लन सिंह। सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं लल्लन सिंह। तो ऐसे में लल्लन सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो क्या बीजेपी दे सकती है? एनडीए में बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। रविशंकर प्रसाद बीजेपी कोटे से मंत्री, देखिए 2019 में मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में कुछ बदलाव जो है वो मंत्री पद से किया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को बनाया गया था 2019 में। रविशंकर प्रसाद भी पटना से जो है वो जीत कर आए हैं बीजेपी कोटे से मंत्री जो है वो। क्या रविशंकर प्रसाद को भी बनाया जा सकता है? पटना साहिब से कांग्रेस उम्मीदवार को रविशंकर प्रसाद ने हराया है। केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके हैं रविशंकर प्रसाद। ऐसे में क्या इस बार भी मंत्रिमंडल में जगह जो है वो क्या रविशंकर प्रसाद को मिल सकती है? ये अपने आप में बेहद अहम है। मुझे लगता है राजीव, शक्ति आपके साथ है और शक्ति और बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे कि कौन कौन से नाम आगे और कौन कौन से नाम पीछे चल रहे हैं। आप सही कह रही हैं अनन्या, कौन कौन से नाम आगे कौन कौन से पीछे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद इस लिस्ट में ऊपर नीचे होने पर सांसें जरूर ऊपर नीचे होती हैं। शक्ति जुड़े हुए हैं मेरे साथ। शक्ति, गिरिराज सिंह की बात करें, हम सब जानते हैं फायर ब्रांड कहा जाता है, लेकिन ब्लंट है, जो जवाब देते हैं कईयों को चुभता है, कई पसंद करते हैं। उसी तरह से चिराग पासवान लगातार लगे रहे। ललन सिंह जो कभी धुर विरोधी थे एनडीए और बीजेपी के, आज देखिए राजनीतिक समीकरण ऐसे बैठे कि मंत्री बनाए जाने की तैयारी में है। और रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, कौन कौन ऐसे नाम हैं इसके अलावा भी जो इस लिस्ट में, इस उम्मीदों में कहीं आगे दिख रहे हैं बिहार में आपको? शक्ति जी राजीव, देखिए आपको बताएं राजीव कि बिहार से आपको जो है ये नए जो मंत्रिमंडल होगा उसमें काफ़ी अहम बिहार की भूमिका होने जा रही है, क्योंकि अगले साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार काफ़ी अहम रहा है। ऐसे में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके मद्देनज़र ये जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसका ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ जातीय समीकरण की भी बात जो है इसमें मंत्रिमंडल में दिखेगी। और आपको बताएं कि गिरिराज सिंह को लेकर जो चर्चा है, गिरिराज सिंह सबसे
नाम लिस्ट में उनका सबसे ऊपर है। फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व की बात को बहुत जोरदार तरीके से रखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद ही करीबी हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। और उसके बाद जो नाम चल रहा है नित्यानंद राय का चल रहा है, जो कि अभी वर्तमान जो सरकार थी उसमें उनके अहम भूमिका थी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भूमिका थी, अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और यादव समाज से आते हैं नित्यानंद राय, तो उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें बीजेपी में, तो उसके अलावा जो है रविशंकर प्रसाद के भी नाम की चर्चा हो सकती है। बड़ा नाम है रविशंकर प्रसाद के, कई बार केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम भूमिकाएं जो है उनको निभा चुके हैं। साथ ही साथ एक और चेहरा जो है उसके सिग्रीवाल जो है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के नाम को भी चर्चा काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि वो तीसरी बार जो है इस बार चुन के आए हैं। साथ ही आपको बताएं कि अगर बीजेपी के अलावा जो है चिराग पासवान को बड़ा प्रोफाइल इस कैबिनेट में मिल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और चिराग पासवान ने कह दिया है कि वो पहले भी प्रधानमंत्री के हनुमान थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो निस्साफ है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके साथ केमिस्ट्री है, चिराग पासवान को एक बड़ा जो है विभाग दिया जा सकता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें जीतन राम मांझी, हालांकि उन्होंने एक ही सीट जो है उनकी मिली थी उनके कोटे से, एनडीए कोटे में, और उन पे उन्होंने जीत दर्ज की है गया से, तो उन्हें भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जो है काराकाट से चुनाव हार गए हैं, लेकिन जिस तरह से आने वाला विधानसभा चुनाव है अगले साल बिहार में होने वाला है, और कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि बिहार में विधानसभा भी अगले साल होने वाला है और तमाम जातीय समीकरण के अलावा भी बिहार में जिस तरह की बातें हैं। और आपको बताया कि जो जेडीयू में जो है संजय झा के अलावा ललन सिंह के अलावा जो है आपको बताया कि रामनाथ ठाकुर, जो कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, और उनके बेटे भी हैं और नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में भी जो है कई मंत्रालयों में वो मंत्री रह चुके हैं। तो निश्चित रूप से जो कल नए मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें बिहार को काफ़ी प्रमुखता मिलेगी, कि न सिर्फ जेडीयू बीजेपी तमाम पार्टियों के अलावा जो है जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा जाएगा, क्योंकि न सिर्फ इस बार का चुनाव बल्कि लोकसभा का चुनाव बल्कि विधानसभा का जो अगले साल चुनाव होने वाला है उसके मद्देनजर ये मंत्रिमंडल में उसकी छाप निश्चित रूप से राजीव फैसला लिया जाएगा, उस फैसले का असर विधानसभा चुनाव में किस तेजी के साथ दिखाई पड़ता है उसका भी आकलन अभी ही किया जा रहा होगा बिहार को देखते हुए। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, शक्ति आपका भी रुख करेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, इन नामों को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो रखने की बात है तो प्रेरोगेटिव है प्रधानमंत्री जी का, वो जिसको भी रखें, जिसको भी आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पे जातीय क्षेत्रीय सामुदायिक समीकरण को भी ख्याल रखा ही जाता है, रखना भी चाहिए, सभी समय में बात रखी जाती है। हाँ, एक बात जरूर है, आपके रिपोर्ट से बड़ा स्पष्ट हो गया कि राजनाथ सिंह की यदि भूमिका बढ़ती है तो ये स्पष्ट है कि राजनाथ सिंह बेचारे जो मुख्य दर्शक बन गए थे बहुत सालों तक, आज कम से कम उनको ये स्पेस मिल रही है जनता ने, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजपूत समाज की नाराजगी रही है उसका कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल सकता है। जहां तक बात आपने बिहार के संदर्भ में की है, मैं स्पष्ट तौर पे आपके इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं, बिहार में पिछले 10 साल में जो बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है, मंत्री बेशक भाजपा के कई रहे लेकिन सभी जो है छाया मंत्री के तौर पे रोल में रहे, वहां किसी का कोई कुछ नहीं चला। कृषि मंत्री हमारे, हम जहां के रहने वाले हैं वहीं के रहने वाले थे, एक टर्म में रहे, दूसरे टर्म में उनको हटा दिया, कोई काम किसी ने नहीं किया है। मैं पुनः मांग करता हूं एनडीए का, नीतीश नायडू डिपेंडेंट जो ये अलायंस है एनडीए, इस एनडीए में कम से कम नीतीश जी की डिपेंडेंसी यदि है सरकार में और सरकार की डिपेंडेंसी नीतीश जी पर, तो कम से कम 3 मांग जो नीतीश जी स्वयं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वो छोड़िए। पहला, बिहार राज्य का विशेष दर्जे का मांग जो उन्होंने रखा है, हम सब उनके साथ होंगे यदि सरकार देती है। 2014 में प्रधानमंत्री जी वादा किए थे, आज तक नहीं किए। दूसरी बात, जिस तरह से जातीय जनगणना का बिगुल उन्होंने बजाया था, बीच में जरूर वो थोड़ा सा सुस्त पड़ गए हैं। मैं आशा करता हूं कि नीतीश कुमार जी बिहार के लिए नहीं, देश के लिए जातीय जनगणना की आवाज जो है उस आवाज को बुलंद करेंगे। हमारे राहुल जी ने जो लगातार देश में घूमकर उस आवाज को उठाया है और कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में डाला है, क्योंकि नीतीश जी का भी वो एजेंडा साथ रहा है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अग्निवीर योजना। अग्निवीर या तो खत्म हो या मोदी जी को 1.5-2 साल के अंदर नीतीश जी अग्निवीर बना दें, ये होना चाहिए। तभी देश जो है समझेगा कि नीतीश जी की भूमिका है
और बिहार में लोग बहुत राजनीतिक तौर पे जागरूक हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है, यदि इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, आप मानकर चलिए बिहार में विधानसभा के चुनाव में इसके भी नजारे दिखेंगे, इसके भी अर्थ दिखेंगे। लोकसभा के चुनाव में कुछ कमियां हम लोगों से रह गई है, जिसके कारण शायद हम उस आंकड़े को नहीं पार कर पाए। अदरवाइज जो बहुत जगह सीट का जो आकलन आप देखेंगे, 20 से 22 सीट का जो है हम लोग को हानि बहुत कम मार्जिन से हुआ है। हम 30 प्लस जीतने की स्थिति में थे। कुशवाहा समाज और बाकी समाज की जो बात आपने चर्चा की है, आपके संवाददाता ने बहुत अच्छे से उन्होंने विश्लेषण किया है। सच है कि बिहार की जातीय इक्वेशन में सभी लोगों को भागीदारी मिले जितनी उनकी हिस्सेदारी संख्या है, और यही बात हमारे राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है, भागीदारी न्याय की। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और महिला न्याय के साथ भागीदारी न्याय की बात है। और प्रधानमंत्री जी भी 4 जातियों की बात करते थे, युवा, महिला, किसान और मजदूर, तो उस पर भी वो ध्यान दें। ये जातियों से ऊपर उठ करके यदि ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पे देश का संभव है। अजय जी, संभव है। पूरा चुनाव जातियों पर ही लड़ा गया है। राजनीतिक दल कहते तो हैं कि वो जातियों से हटकर बात करेंगे, लेकिन अपने दिल में सभी झांक कर देखें। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन कोई दल ऐसा है जो जातियों के कैलकुलेशन के बिना कुछ सोचता, कुछ समझता हो? कोई नहीं सोचता। सत्य तो यही है। खैर, राहुल लाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, ये पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने जा रहे होंगे। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तब तक भी कोई गठबंधन सरकार का नेतृत्व नहीं किया, और पिछले 2 कार्यकालों में भी गठबंधन सरकार कहने को तो थी, लेकिन वो पूरी तरीके से स्ट्रांग थे। इस बार शुद्ध रूप से गठबंधन सरकार, कितनी चुनौतियां, कितनी परेशानी रहेंगी प्रधानमंत्री के लिए सबको एडजस्ट करना, सबको सुन पाना। राजीव जी, आपने बिल्कुल सही चीज कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अगर हम लोग देखें अब तक का जो उनका राजनीतिक कैरियर है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने देखा, वहां पे भी उन्होंने प्रचंड बहुमत की सरकार संभाली है, और यहाँ पे भी 2014 से लेकर 2024 तक जो 2 टर्म सरकार उन्होंने संभाली, वो भी एक बहुमत वाली सरकार को उन्होंने संभाला है। तो ऐसे स्थिति में अब ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज होगा कि वो किस प्रकार से, चूंकि हम लोगों ने देखा है अतीत में अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े शानदार ढंग से गठबंधन सरकार को राजीव जी चलाया था, तो क्या उस रूप में सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग ध्यान दें 2019 में मंत्रिमंडल के गठन को लेके और 2024 में मंत्रिमंडल के गठन को लेके, उसमें बड़ा परिवर्तन नजर भी आ रहा है। 2019 में सभी राजनीतिक जो भी सहयोगी एनडीए के घटक दल थे, उन्हें एक तरह से संकेतात्मक मंत्रिमंडल में उनको भागीदारी दी गई थी कि आप जितने भी हैं एक राजनीतिक दल को एक मंत्री पद दिया जाना था। उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल नाराज भी हुए थे, लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल बदली हुई है। आज हम लोग कोई नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा कर दे कि एक राजनीतिक दल और एक जो है कि वो उनको एक ही मंत्रिमंडल में बात मिलेगा। ये स्थितियां कहीं से भी नहीं है। मैं राहुल जी, मैं आता हूं आपके पास। विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम इस वक्त इंडिया न्यूज पर जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी आसिफ इकबाल इस वक्त उनके साथ है। ओवर टू यू आसिफ। मजबूत आवाज कही जाने वाली शख्सियत और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सीधे विजय सिन्हा जी से पूछ लेता हूं, सर इस जीत को कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों को उम्मीद थी ये जीत की? ये जीत देश की जनता की जीत है, और देश की जनता ने मजबूत राष्ट्र बनाने का, 21वीं सदी का भारत बनाने का जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाना चाहते हैं, उनको भी तमाचा मारा है और उनको आभास करा दिया है कि भारत फिर से एक उभरता हुआ मजबूत भारत बनेगा। ये ठगबंधनों की जमात जो चेहरा बदलकर इंडी गठबंधन बनाया है, उनको सबक सिखाया है। लेकिन ऑपोजिशन तो कह रहा है कि ये सरकार चलेगी ही नहीं, ये सरकार सिर्फ 1 साल की है, ये मुयाद है और 1 साल के अंदर ये सरकार डरे सहमे लोगों की ये आवाज है। ये जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले जो भ्रष्टाचारी हैं, जो परिवारवाद की जमींदारी स्थापित करना चाहते थे, वो डरे सहमे लोगों की आवाज इसी तरह के वातावरण भ्रम का फैलाकर, चुनाव में जो वातावरण उन्होंने फैलाया, संविधान को खतरे में बताया, लोगों के बीच उन्माद पैदा करने का प्रयास किया, चुनाव आयोग पर, संवैधानिक संस्था पर जिस तरह से गलत बयानबाजी किया, ऐसे मानसिकता के लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं
ये देश के अंदर राजनीतिक और अस्थिरता का वातावरण बना करके भ्रष्टाचारियों को पोषित करना चाहते हैं। लेकिन जी कह रहे हैं कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री तक का ऑफर आ गया है। अब ये सोच के देखिए कि जरा प्रधानमंत्री जी का ऑफर आया और प्रधानमंत्री पद का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया, अभी तो ठुकरा दिया। यही ओपोजिशन कह रहा है कि जब ये बात खुद त्यागी जी कह रहे हैं तो आज तो उन्होंने ठुकराया है, लेकिन कल उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। मैं बता दूं कि देश जनादेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ, इसके सभी नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप जो भी निर्णय लेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूं। जो राष्ट्र के हित में गठबंधन हुआ है वह गठबंधन देश की जनता के लिए, उसकी भावनाओं के अनुकूल है। अवसरवादिता की राजनीति करने वाले इंडी गठबंधन जो अफवाह और वातावरण फैला रहे हैं, ये सौदेबाजी पर उतरे हुए हैं। इनको कोई पूछ नहीं रहा है, इनका कहीं कोई महत्व नहीं है। संख्या बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, वो लोग संख्या बल गिना रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि देखिए इतनी संख्या है, 2 वैसाखियां हैं। वो लोग बार बार एग्जांपल जो दे, 2 वैसाखी नीतीश कुमार जी की और नायडू जी की, ये दोनों वैसाखी कभी भी इधर से उधर हो जाएगी। संख्या बल से ज्यादा आत्मबल उस पर प्रबल होता है, उसकी ताकत ज्यादा होती है, और आत्मबल एनडीए के साथ है, क्योंकि देश की जनता का भावना। बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में आप लोग लीडरशिप मान लिया आप लोगों ने कि 2025 में नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे? देश का नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और दोनों नेता अनुभवी, सक्षम, सीजन, अब कोई इपट नहीं। और ये सुन लीजिए, दोनों का निर्णय जो होगा लोग स्वीकार नहीं करता है, स्वागत करता है। बिल्कुल, अगर आपका कोई सवाल हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। सीधे विजय जी बैठे हुए हैं और हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से, क्योंकि मैंने कहा कि बिहार में अपनी अलग अमिट पहचान है इनकी, हर बात बेबाकी से अपनी राय देते हैं। आसिफ विजय जी से एक सवाल पूछिएगा कि अब चूंकि केंद्र में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार शुद्ध रूप से चलाने जा रहे हैं, तो क्या बिहार के विशेष राज्य की दर्जे की बात उठती है तो उस पर गंभीरता से विचार होगा? क्या इस 1 साल के बीच में जब तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस विशेष राज्य के दर्जे को फैसला भी लिया जा सकता है? बिल्कुल गौरव, मैं पूछ लेता हूं। देखिए साफ तौर पे सर, हमारे बहुत सीनियर एंकर हैं, उनका ये कहना है कि एक बार पहली बार एनडीए की सरकार आई है। 2 बार तो एनडीए की सरकार थी, लेकिन बीजेपी बहुत मजबूत रही है। इस बार तमाम सहयोगियों के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग बहुत सालों से चली आ रही है। ऑपोजिशन ये कह रहा है, अभी सुधाकर सिंह सांसद है, वो कह रहे हैं कि यही वक्त है जब इस वक्त अपनी चीजें पूरी कर लेनी चाहिए। तो ये क्या मतलब, ये जो बहुत दिनों की डिमांड है, आपको जानकारी होना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि विकसित भारत तब तक अधूरा रहेगा जब तक मेरा बिहार विकसित नहीं होगा, और हम हर राज्यों को विकसित करेंगे तभी भारत विकसित भारत बनेगा। और ये चिंता जब प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं, तो जो राज्य की खजाना को लूट कर बिहार को कमजोर और लज्जित किया है, वो लोग बिहार की मजबूती की चिंता क्यों कर रहे हैं, ये लोग समझ रहा है। तो आपको लगता है, क्योंकि आप तो डिप्टी सीएम है, आप तो पूरे बिहार को समझ रहे होंगे, अगर विशेष पैकेज मिल जाता है या विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, उससे क्या सहूलियतें क्या बेहतर हो जाती हैं? आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना विकास किया है, उसकी चर्चा हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और बिहार के अंदर आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर क्षेत्र में विकास की जो गति बढ़ी है, उस गति को दुगनी करनी है। ये प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में कहा है कि जो देश के अंदर गति विकास की चल रही थी, वह दुगनी गति से चलेगी। और जो आरोप ऐसे ही लगते रहेंगे, मतलब ऑपोजिशन सिर्फ आरोप लगा रहा है, ऑपोजिशन अपनी लॉजिक दे रहा है। वो तो कह रहा है कि देखिए संख्या बल, वो तमाम चीजें, फिर उन्होंने कहा कि देखिए बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस है, वो इस तरीके से एग्जामिन करते हुए प्रेस वार्ता कर रहे हैं वो लोग। देखिए, अपोजिशन तो देश को भरमाने का, अपोजिशन तो कह रहे थे कि ईवीएम पर हमला बोल,
चुनाव आयोग पर हमला बोलो, वो तो तैयारी कर लिए थे महाभारत कराने का कि गड़बड़ रिजल्ट आता है तो सब मिल करके हमला बोलो। जिसको संविधान और संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, जनता के ऊपर जिसकी विश्वास नहीं हो, मतलब आप कह रहे हैं कि अब ऑपोजिशन ईवीएम पे हल्ला नहीं कर रहा है। एक शब्द निकला है क्या? ऐसे भ्रष्ट मानसिकता के लोग जो परिवारवाद की जिम्मेदारी स्वीकार कर करके बंधुआ मजदूर की तरह राजनीति कर रहा हो, वो राष्ट्र की चिंता नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया उनका हमको समय देने के लिए। आसिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं अपनी सहयोगी अनन्या का। ओवर टू अनन्या। बिल्कुल राजीव, हम अभी तक बिहार को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में कौन कौन से संभावित नाम हो सकते हैं, इस पर भी एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम एनडीए सरकार की बात करते हैं तो कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें टीडीपी है, जिसमें जेडीयू है, और साथ ही शिंदे की पार्टी शिवसेना भी इसमें है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक बड़ा चेहरा जो है वो चिराग पासवान की तरफ से 5 सीटें लेकर आए हैं। पीयूष गोयल 3.0, मोदी 3.0 में पीयूष गोयल जो है वो संभावित नाम जो है वो महाराष्ट्र से हो सकते हैं, जीत कर आए हैं। हालांकि 9 सीटें जो है वो महाराष्ट्र से बीजेपी को मिली हैं। महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर सीट से जीत दर्ज की है पीयूष गोयल ने। मोदी कैबिनेट में 1.0 में, यानी कि 2014 के कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो मंत्री रहे हैं। मोदी कैबिनेट 2.0 में भी मंत्री रहे हैं। 2014-2019 दोनों ही टर्म में मंत्री जो है वो पीयूष गोयल रहे। कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय संभालते रहे हैं पीयूष गोयल। इस बार क्या बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पीयूष गोयल को मिल सकती है, ये अपने आप में बेहद अहम होने वाला है। और चुनौतियां देखिए इस बीच का ही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील भी हैं। मोदी कैबिनेट 2.0 में भी मंत्री रहे हैं। 2024 यानी इस बार क्या बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है। देखिए नितिन गडकरी जिन्हें रोडमैन कहा जाता है, और साथ ही हमने देखा है उनका काम किस तरह से उन्होंने सड़कों का जाल जो है वो पूरे देश में फैलाया, और उसके लिए अपने काम के लिए वो जाने जाते हैं। केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री वो रहे हैं। 2014 से ही राजमार्ग मंत्रालय जो है वो गडकरी के पास रहा है। 2019 में भी उनके पास जिम्मेदारी जो है वो मंत्री पद की रही है। लेकिन इस बार क्या कुछ मंत्रालय, क्या जिम्मेदारियां उन्हें दी जा सकती हैं। अब इसके बाद हम कर रहे हैं बात नारायण राणे की। नारायण राणे, श्रीरंग भरणे, ये शिवसेना कोटे से मंत्री, क्योंकि शिवसेना को जो है यानी कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है 7 सीटें जो है वो महाराष्ट्र में लेकर आई है। एनडीए की ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो 9 बीजेपी, 7 शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे वाली, और 1 जो है वो अजित पवार की सीट है। श्रीरंग भरणे शिवसेना कोटे से मंत्री, अगर ये इन्हें जगह मिलती है तो जाहिर सी बात है पहली बार होगा जब मंत्री पद की जिम्मेदारी जो है वो शिवसेना से जो सांसद आए हैं उन्हें दी जाएगी। मावल सीट से लगातार जीत हासिल की है। सीएम एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि करीब 1 लाख वोट से 2024 यानी इस बार का चुनाव जीता है। अब बात नारायण राणे को लेकर कर लेते हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री जो हैं महाराष्ट्र से बनाए जा सकते हैं। क्या क्या अहम चीजें हैं। राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और इस बार जो है वो लोकसभा चुनाव वो लड़े हैं, और क्या जिम्मेदारियां दी जा सकती है ये तो हालांकि बहुत हद तक धीरे धीरे क्लियर होगा। केंद्र सरकार में एमएसएमई मंत्री रह चुके हैं। देखिए एमएसएमई सेक्टर वो जिसमें आप छोटे और लघु उद्योग को फायदा पहुंचाने की कोशिश या उनके लिए इस मंत्रालय में काम किया जाता है, एमएसएमई सेक्टर। और इसके साथ ही देखिए महाराष्ट्र जहां पर कह सकते हैं कि जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण इस बार काफी ज्यादा हावी रहा और बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र से जो तमाम सांसद आते हैं उन्हें कितनी तरजीह कैबिनेट में दी जाती है, मुझे लगता है कि विकास, क्योंकि हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं, विकास ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अनन्या, यहाँ पर एक बड़ी बात है, आपने नितिन गडकरी का नाम लिया, उसके बारे में तो शायद विपक्ष के लोग भी एक मत दिखाई पड़ेंगे। नितिन गडकरी अपने काम के चलते जाने जाते हैं, अपने नाम के चलते कम, और इसीलिए शायद वो लिस्ट में सबसे आगे हैं। खैर, विकास मेरे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, मुंबई या महाराष्ट्र की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं और पश्चिम बंगाल की बात करूं, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बीजेपी को बहुमत में जाने से रोक दिया। यानी अगर यहां उम्मीदें पूरी होती तो बीजेपी आज बहुमत के साथ सामने होती। तो महाराष्ट्र से जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या ये नाम अनोखे हैं, अलग है? अगर नितिन गडकरी को छोड़ दिया जाए तो पीयूष गोयल के साथ
जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र ने बहुत निराश किया है अब की बार बीजेपी को। इस प्रदर्शन की उम्मीद खुद बीजेपी को भी नहीं थी। बनिस्बत पिछले बार की इस बार तस्वीरें बिल्कुल अलग है। पिछले बार 48 में से 41 सीटें जो थी वो एनडीए के पास थी, लेकिन अब की बार बीजेपी के पास सिर्फ 9 है और एनडीए के पास कुल मिलाकर 17। और इसका सीधा सीधा असर पोर्टफोलियो डिवीजन पर पड़ेगा। हालांकि एनडीए ये जरूर कोशिश करेगी, बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेगी कि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा जाए, लेकिन ये सब उतना आसान नहीं होगा। ऐसे में जो कुछ नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें पीयूष गोयल, जैसा कि अनन्या ने बताया, उनके नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है। नितिन गडकरी, इनको मंत्री पद मिलेगा, इस पर कोई दो राय नहीं थी। इसके अलावा नारायण, ये 3 नाम जो है वो बीजेपी से आए हैं सामने। और इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में पहले श्रीकांत शिंदे का नाम चल रहा था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया कि परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए वो श्रीकांत शिंदे का नाम आगे नहीं करना चाहते, बल्कि वो मेरिट के आधार पर ये तय करेंगे कि कौन मंत्री पद का दावेदार है। वैसे भी पार्टी में बहुत सारे नेता अक्सर ये कहते सुनाई पड़ते हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि वो बनेगा जो काबिल होगा। और इसी कथन पर अमल करते हुए एकनाथ शिंदे ने श्रीकांत शिंदे के नाम को आगे नहीं किया है, बल्कि अब की बार प्रताप राव जाधव और श्रीरंग बारणे, ये 2 सांसद जो है वो मंत्री पद के नाम के लिए आगे किए गए हैं। प्रताप जाधव जो है बुल्ढाना से आते हैं, जबकि श्रीरंग बारणे मावल सीट से आते हैं। मैं बता दूं कि मावल पश्चिम महाराष्ट्र में एक समय में एनसीपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उसको छीना है एकनाथ शिंदे ने। लगातार 2 बार से शिवसेना का प्रत्याशी यहाँ से जीत कर आता रहा है। तो श्रीरंग बारणे, जो कि एकनाथ शिंदे के करीबी भी है, बहुत अच्छा उनसे उनका संपर्क है, तो उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा एक राज्य मंत्री पद भी शिवसेना को मिल सकता है, इस बात की संभावना है। रही बात अजीत पवार गढ़ की, जो कि एनडीए का हिस्सा है, हालांकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अजीत पवार नहीं दे पाए हैं। 4 सीटों पे लड़े थे, एक ही सांसद जीतकर उनका आया है, लेकिन इसके बावजूद उनका मान रखा जाएगा, ऐसी हमारी जानकारी है। और मुमकिन है कि राज्यसभा सांसद जो कि इस पार्टी से प्रफुल्ल पटेल, उनको कोई मंत्री पद दिया जाए, ताकि उस पार्टी में कोई नाराजगी ना हो। तो सबको मनाकर चलने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। प्रफुल्ल पटेल मंत्री पद के दावेदार नजर आ रहे हैं, जो 3 एग्जिस्टिंग मंत्री हैं, तो कहीं पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और नारायण राणे। इसके अलावा शिवसेना को 2 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। मुमकिन है कि एक राज्य मंत्री है और एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा। तो ये हमारी जानकारी है। इसके पहले भी 8 मंत्री जो थे वो महाराष्ट्र से चुनकर केंद्र में भेजे गए थे, जिसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे और 5 जो थे वो राज्य मंत्री थे। हालांकि इनमें से बहुत सारे राज्यसभा सांसद थे, वो लोकसभा चुनाव जीत कर, जैसे नाम ले लूं मैं, रामदास आठवले। ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन विकास, एक एक चीज देखी जा रही है। आज के फैसले का असर आगे कुछ दिन बाद किस तरीके से पड़ने वाला है, यह भी यहां पर तय किया जा रहा है, और तब नामों को लिस्ट की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी है।